गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम कृष्णम गुप्ता है और मैं आज आप लोगों के सामने क्लास 10th इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है डेवलपमेंट, उसे लेकर आया हूँ। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही छोटा चैप्टर है जो कि बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपके सामने इसे प्रेजेंट करूँगा। आपको बस एक बात का ख्याल रखना है कि वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको नोट्स भी बनाते जाना, वीडियो को पॉज करके आपको नोट्स भी बनाते जाना, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड सेशन होने वाला है। देखिए, इस चैप्टर में टोटल हम लोग 8 टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसकी शुरुआत डेवलपमेंट की इंट्रोडक्शन से मैं करूँगा और लास्ट में सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट पढ़ाऊँगा। अब ध्यान से आपको ये समझना है, सबसे पहली बात कि जब मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझाऊंगा तो इसमें मैं बताऊंगा कि डेवलपमेंट कहते किसको है और फिर इस चैप्टर को किस तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे उसको मैं उसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोग इस चैप्टर के टॉपिक्स को नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूं। आइए दोस्तों, हम लोग डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग समझेंगे डेवलपमेंट कहते किसको हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको इकोनॉमिक्स के 2 अलग अलग ब्रांचेस को पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको पढ़ना होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान दीजिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। आराम से समझिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको एक इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ाया जाएगा, ध्यान से समझना है आपको, या किसी फॉर्म के बारे में पढ़ाया जाएगा, फॉर्म दैट मीन्स कंपनी। लेकिन मैक्रो इकोनॉमी में ओवरऑल आपका कंट्री के बारे में पढ़ाया जाता है, एक बिगर यूनिट। ध्यान दीजिएगा, बिगर यूनिट के को एज ए एग्जाम्पल आपको समझाया जाता है। इंडिविजुअल लेवल कहे तो किसी एक व्यक्ति के बारे में या किसी एक कम्युनिटी की या किसी एक फैमिली को एज ए एग्जाम्पल में रख के समझाया जाएगा आपको। फॉर्म यानी एक कंपनी। और मैक्रो इकोनॉमी में हम लोग देखें तो आपको पूरा नेशनल इनकम के बारे में बताया जाएगा, पूरे देश के बारे में बताया जाएगा, या एक पूरा बिगर यूनिट के बारे में बताया जाएगा। तो मैं आपको यहाँ क्यों बता रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमी, क्योंकि ध्यान से समझना है, डेवलपमेंट जो चीज़ होता है वो स्टार्ट होता है इंडिविजुअल लेवल से। जो भी डेवलपमेंट स्टार्ट होता है धीरे धीरे इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट होता है, और जब भी डेवलपमेंट इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट होता है तो वो पूरे कंट्री को इफेक्ट करता है। किस चीज़ को इफेक्ट करता है? पूरे कंट्री को इफेक्ट करता है। आप इस डेफिनेशन से आपका 100% क्लैरिटी मिलेगा। समझिएगा, डेवलपमेंट इज द प्रोसेस। डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है दैट क्रिएट्स ग्रोथ। क्या क्रिएट करता है? ग्रोथ, प्रोग्रेस एंड पॉजिटिव चेंज इन एनी सेक्टर। यानी डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कि ग्रोथ क्रिएट करता है। और प्रोग्रेस मतलब आप समझ रहे हो कि किसी भी चीज़ में बढ़ोतरी, आगे बढ़ना। ग्रोथ यानी कोई भी चीज़ जो है छोटा से या कोई भी जो अमाउंट होता है वो कम अमाउंट से अगर कोई लोग ज़्यादा अमाउंट अर्न करते हैं तो वो भी एक तरह का ग्रोथ हुआ। और पॉजिटिव चेंज इन एनी सेक्टर, किसी भी सेक्टर में पॉजिटिव चेंज होना। जैसे समझिएगा, जैसे इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, एक व्यक्ति का जो कमाई होता है धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये धीरे धीरे अगर किसी व्यक्ति का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुआ तो दैट वो क्या क्रिएट कर रहा है? वो प्रोग्रेस ला रहा है, वो पॉजिटिव चेंज ला रहा है, वो उसके लाइफ में ग्रोथ ला रहा है। और उसे फिर समझिएगा, इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, हर एक लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। जैसे जब आपके पास कम पैसा रहता है तो आप छोटे से घर में रहते हो, जब आपके पास ज़्यादा पैसा होता है तो आप चाहते हो बड़े घर में रहना। आपके पास कम पैसा रहता है तो आप 2 व्हीलर लेते हो। आपके पास जब जैसे जैसे पैसा इंक्रीज होते जाता है, इनकम आपका इंक्रीज होते जाता है, तो आप 4 व्हीलर लेना चाहते हो। तो ये क्या क्रिएट कर रहा है? ये लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर रहा है, अच्छा कर रहा है। रिडक्शन इन पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड क्राइम रेट। रिडक्शन इन पॉवर्टी का मतलब गरीबी में कम होना, यानी गरीब जो व्यक्ति है उनकी गरीबी कम होना, धीरे धीरे उनके पास इनकम का सोर्स होना,
उनके पास इनकम बढ़ना। इलिटरेसी, जब आपके पास पैसा रहेगा, जब एक एजुकेशन सेक्टर आपका कंट्री का बढ़िया रहेगा, तब आप इलिटरेट नहीं रहोगे, आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, एजुकेशन गेन करोगे। उसके साथ ही क्राइम रेट, अगर आपके देश में क्राइम रेट होता है, क्राइम बढ़ता जाएगा, तो आपका देश डेवलप नहीं कर पाएगा। तो डैट मीन्स कि अलग अलग सेक्टर में, ध्यान दीजिएगा, इन एनी सेक्टर, किसी भी सेक्टर में जब ग्रोथ, प्रोग्रेस और पॉजिटिव चेंज होता है, उसे हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको बताया कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होना, अलग अलग लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होना, पॉवर्टी में रिडक्शन होना, इलिटरेसी कमना, प्लस क्राइम रेट कमना। तो एक इंडिविजुअल लेवल का जो डेवलपमेंट होता है वो पूरे कंट्री के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। आई होप आपको डेवलपमेंट का मतलब समझ में आया होगा, आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। इसमें क्या कहता है कि अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग होते हैं। मतलब अलग अलग व्यक्तियों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है। जैसे हर एक व्यक्ति का परिस्थिति अलग होता है, हर एक व्यक्ति का कंडीशंस अलग होते हैं, तो उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब भी अलग होगा। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, जैसे आप दो दोस्त हैं। अब आप दो दोस्त हैं, आप दोनों को बोला गया कि बिजनेस कीजिए, और एक दोस्त को दिया गया 50,000 रुपये और एक दोस्त को दिया गया 5 लाख रुपये। तो जाहिर सी बात है कि जिसे 50,000 रुपया दिया गया है वो कोई बड़ा सेटअप कर नहीं पाएगा। तो बड़ा सेटअप जब नहीं कर पाएगा तो बहुत ज़्यादा उसकी इनकम नहीं होगी। लेकिन जिसे 5 लाख प्रोवाइड किया गया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा सेटअप कर पाएगा, तो उसकी इनकम भी अच्छी खासी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, और भी कुछ एग्जाम्पल्स है एनसीईआरटी के, हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले 2 पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताया वो समझते हैं। डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट पीपल मे हैव डिफरेंट, यानी अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट अलग अलग हो सकता है। सेकेंड लाइन बोलता है डिफरेंट पीपल मे हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, यानी अलग अलग लोगों की जो डेवलपमेंट गोल्स है वो अलग अलग होगा। फॉर एन एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है, अब मैं आपको उससे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला देखिएगा, एक व्यक्ति है, रूरल पर्सन है, जो रूरल एरिया में रहता है, जिसके पास कोई लैंड नहीं है। तो इस व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होगा? ये व्यक्ति चाहेगा कि इसे मोर डेज ऑफ वर्क मिले, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम करने के लिए कोई काम मिले, प्लस इसे जो काम मिला है उससे अच्छी सैलरी मिले। इसके साथ सोशल लेवल पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, कोई भी भेदभाव इसके साथ नहीं हो। साथ ही साथ इसके चिल्ड्रन के लिए फ्री और अफोर्डेबल एजुकेशन मिले। क्यों? क्योंकि इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, दैट्स वाई ये अपने चिल्ड्रन को बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ा नहीं पाएंगे। तो इस व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का मतलब ये होगा। सेकेंड हम लोग देखते हैं प्रोस्पेरियस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। एक ऐसा किसान है पंजाब का जो अच्छा खासा इनकम कर रहा है, जो एक सुखी संपन्न है। तो उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होगा? उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब होगा हाई इनकम, कि उनकी इनकम और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, प्लस उसे लेबर जो है चीप रेट में मिले, कम पैसे में उसे लेबर मिले जो उसके खेतों में काम कर सके। साथ ही साथ उसका जो लाइफ स्टाइल हो वो और भी ज़्यादा बेहतर हो। तो यहाँ आप लोग देख रहे हो कि एक व्यक्ति रूरल पर्सन है, तो इसके लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग है, इसका डेवलपमेंट गोल्स अलग है। साथ ही साथ जो एक अलग से फार्मर है पंजाब का, इसका डेवलपमेंट गोल्स अलग है। तो इसे आप नोट कीजिए। और भी एग्जाम्पल्स अभी एनसीईआरटी के मैं आपको डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। और भी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे एक वुमेन है जो कि रूरल एरिया से आती है और उसके पास मतलब कुछ छोटा सा ज़मीन है। तो इस व्यक्ति के लिए या फिर इस वुमेन के लिए क्या डेवलपमेंट का मतलब होगा? तो इस वुमेन के लिए डेवलपमेंट का मतलब होगा सम वर्क विथ बेटर वेज नियर होम। कुछ ऐसा इसे काम मिल जाए उसके घर के नज़दीक, कुछ अच्छे वेज के साथ, कुछ अच्छे सैलरी के साथ, ताकि इसका फैमिली अच्छे से चल सके। साथ ही साथ इन्हें रिस्पेक्ट मिले, और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रेन सप्लाई होता है उसका भी बेनिफिट इन्हें मिल जाए।
तो इस महिला के लिए, इस वुमेन के लिए यही डेवलपमेंट वर्क होगा। ना कि ये सोच ले कि हमें 500 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के तरफ से मिल जाए ताकि हम अपना बिजनेस कर सके। तो ये अगर ऐसा सोचते तो इनके लिए डेवलपमेंटल गोल्स नहीं हो सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास 1500 करोड़ है, 1500 करोड़ जिस व्यक्ति के पास है, वो जरूर चाहेगा कि हम 500 करोड़ का एक बिजनेस करें। तो अलग अलग व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का अलग अलग मतलब होगा। तो फॉर एन एग्जांपल, अगर एक अर्बन एरिया के अनएम्प्लॉयड यूथ की बात करें तो उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होगा कि उसके जो स्किल्स है और उसकी जो एबिलिटीज़ है उसके बेसिस पर उसे कोई एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, यानी कोई काम मिल जाए, ताकि वो अपना ज़िंदगी आराम से चला सके। साथ ही साथ एक गर्ल है जो कि अर्बन फैमिली से बिलोंग करती है, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब होगा कि जैसा उसके भाई का फ्रीडम मिलता है और जैसे उसके भाई को ट्रीट किया जाता है, सेम उसी तरह से इक्वालिटी मिले इस गर्ल को भी, और इसे भी बाहर जाके एजुकेशन गेन करने का एक्सेस मिले फैमिली के तरफ से। हम लोग अक्सर देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन फेस किया जाता है जेंडर के बेसिस पे। तो अगर इस गर्ल के साथ ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो ज़रूर चाहेगी कि इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए, और उसके लिए वो एक डेवलपमेंटल गोल्स हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम एक आदिवासी महिला की बात करें या आदिवासी लोग की बात करें जो कि नर्मदा वैली, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, जो कि नर्मदा वैली के पास रहते हैं, तो उनके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब हो सकता है? तो उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब होगा कि जो भी पब्लिक सर्विसेज है, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, रोड, ये सारे पब्लिक सर्विसेज उसके आसपास एक्सेस हो, यानी उसे आसपास ये सारी सुविधाएं मिले। साथ ही साथ इसे पूरे साल के लिए फुल ईयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिले, ताकि ये अपने फैमिली को चला सके, ये अपना लाइफ आगे बढ़ा सके। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे एनसीईआरटी के, जिससे आपका एक टर्म कंप्लीट होता है कि डिफरेंट पीपल, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंटल गोल्स अलग अलग होता है। अब आप इसे नोट कीजिए और इसके बाद हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए, अब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये बहुत ये इम्पॉर्टेंट बात है। इसमें कहा क्या गया है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स। यानी हो सकता है कि कोई एक ऐसा चीज़ जो किसी एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट हो, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो डेवलपमेंट नहीं हो। इट मे बी कंस्ट्रक्टिव फॉर द फर्स्ट बट फॉर अदर इट मे बी डिस्ट्रक्टिव। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। कोई एक ऐसा वर्क है, ध्यान दीजिएगा, कोई एक ऐसा वर्क है जो इस ए व्यक्ति के लिए कंस्ट्रक्टिव हो। कंस्ट्रक्टिव मतलब अच्छा हो और इस व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट हो। लेकिन अगर यही सेम काम इस वी व्यक्ति को दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, वी व्यक्ति को दिया जाए, तो इस व्यक्ति के लिए वही काम डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, और वो जो काम है ये डेवलपमेंट में काउंट इस व्यक्ति के लिए नहीं होगा। हो सकता है इस व्यक्ति के लिए प्रॉब्लम हो जाए। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं समझाता हूँ। एक बहुत बड़ा लैंड का कोई टुकड़ा है फार्मर्स का, किसी भी विलेज में, ध्यान दीजिएगा। अब इस विलेज में जो ये लैंड का टुकड़ा है, इस पे जो विलेजर्स है, जो फार्मर्स है, वो क्या करते हैं, ग्रेन ग्रो करते हैं और अपना काम चलाते हैं। तो ये जो टुकड़ा है लैंड का, इस पे इन्होंने ग्रेन ग्रो किया और अपना काम चलाया, तो दैट मीन्स ये इनके लिए डेवलपमेंट हो गया। लेकिन अगर कोई बाहर की केमिकल कंपनी आती है, ध्यान दीजिएगा, केमिकल कंपनी आती है और वो कंपनी कहती है कि मुझे ये लैंड का टुकड़ा दे दीजिए, मैं इस पे क्या करूँगा, अपना एक केमिकल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करूँगा। क्या करूँगा, केमिकल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करूँगा। तो इस कंपनी के लिए ये केमिकल इंडस्ट्री तो क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। लेकिन
ये जो विलेजर्स है, फार्मर्स है, इस फार्मर्स के लिए केमिकल इंडस्ट्री क्या हुआ, डेवलपमेंट में काउंट नहीं होगा। इनके लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है कि इस केमिकल इंडस्ट्री से इनका जो लैंड है, आसपास का जो लैंड है वो भी खराब हो जाए। साथ ही साथ जो ये वाटर अपना डिस्चार्ज करेंगे तो इनका रिवर भी पॉल्यूट हो जाए। तो इसका जो डेवलपमेंटल काम है जो इस कंपनी का है वो इसके लिए क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया। तो उसी को एक नोट में लिखा गया है, द प्रोग्रेस फॉर वन मे बी प्रॉब्लम फॉर अदर। किसी एक व्यक्ति का प्रोग्रेस किसी दूसरे के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। जैसे यहाँ इस कंपनी का जो प्रोग्रेस है कि केमिकल इंडस्ट्री स्टैब्लिश करके रेवेन्यू जनरेट करेगा, तो इस फार्मर के लिए ये प्रॉब्लम है। तो वही सेम वर्क, ध्यान दीजिएगा, इस कंपनी के लिए, जैसे एक हम कंपनी मान लेते हैं, तो इसके लिए जो केमिकल इंडस्ट्री कंस्ट्रक्टिव है, तो इस बी के लिए, बी में फार्मर हो सकता है, तो इसके लिए केमिकल इंडस्ट्री क्या है, डिस्ट्रक्टिव है। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। आप इसे नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम लोग थर्ड टॉपिक इनकम एंड अदर गोल्स डिस्कस करते हैं। दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपना तीसरा टॉपिक, इनकम एंड अदर गोल्स। ध्यान दीजिएगा, जब भी डेवलपमेंट की बात होती है तो उसमें सबसे पहले इनकम की बात होती है, लेकिन इनकम के साथ साथ और भी बहुत सारे गोल्स हैं जो लोग अचीव करना चाहते हैं, जिसके बाद कंबाइनली डेवलपमेंट का एक नया रूप निखर के आता है। तो समझिएगा, सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या कहा गया है, द मोस्ट कॉमन थिंग दैट पीपल वांट इज हायर इनकम। ये सबको पसंद है, ये किसे नहीं पसंद आएगा। मतलब कि जो सबसे कॉमन चीज़ जो लोग चाहते हैं वो है हायर इनकम, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इनकम जनरेट हो। लेकिन वहीं पे क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या इनकम लीड्स टू डेवलपमेंट, या फिर हम ऐसे बोले ओनली इनकम लीड्स टू डेवलपमेंट। क्या सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति अगर अच्छा कमा लेता है तो हम ये समझ लेंगे कि डेवलपमेंट हो गया उस व्यक्ति के जीवन में? जब आप इसके बारे में सोचोगे तो आपका आंसर होगा नो, ऑब्वियसली नो। अच्छा, ऐसा क्यों? जब व्यक्ति का इनकम हाई हुआ उसके बाद भी हम पूरी तरह से ये नहीं बोल रहे हैं कि वो डेवलपमेंट कर पाया, तो ऐसा क्यों? ध्यान दीजिएगा, फैक्टर्स विच आर मोर इम्पॉर्टेंट दैट इनकम टू एंजॉय अ क्वालिटी लाइफ। इनकम के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक क्वालिटी लाइफ जीने में अहम योगदान अदा करते हैं। उसमें क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। इनकम के अलावा और क्या क्या जैसी चीज़ें हैं जिसका रहना बहुत ज़रूरी है, जिसके वजह से हमारे जीवन में पूरा तरह से डेवलपमेंट का एक ब्यूटीफुल मीनिंग समझ में आता है। देखिए, सबसे पहले इक्वल ट्रीटमेंट, यानी हम जहाँ भी काम करें हमें इक्वली ट्रीटमेंट मिले, हमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो या हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। जैसे हम एक कंपनी में काम करते हैं तो जिस पोस्ट पर हम हैं उसी पोस्ट पे और भी एम्प्लॉय होंगे, तो अगर हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, इनकम तो बराबर मिल रहा है लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है, तो क्या हम वहाँ डेवलप हो पाएंगे? आंसर है नहीं। उसके साथ साथ फ्रीडम, फ्रीडम यानी आज़ादी। बहुत सारे लोगों के जीवन में फ्रीडम की आवश्यकता, और सभी लोगों के जीवन में फ्रीडम की आवश्यकता इनकम से ऊपर है, इसीलिए फ्रीडम भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। साथ ही साथ सिक्योरिटी, यानी आपकी आत्मरक्षा की भी सुरक्षा होना चाहिए। ऐसा जगह आप ना काम कर रहे हो जहां आपके जीवन का सुरक्षा नहीं हो। साथ ही साथ इसमें हम दो चीज़ देख सकते हैं, जॉब सिक्योरिटी भी। जॉब सिक्योरिटी का मतलब हो गया कि ऐसा नहीं हो कि आप एक अच्छा इनकम अर्न तो कर रहे हैं लेकिन आपका जॉब सिक्योर्ड ही नहीं हो, कभी भी आपको निकाला जा सकता हो। तीसरा चीज़ है रिस्पेक्ट, यानी आपको अगर रिस्पेक्ट मिल रहा है तो आपको काम करने में अच्छा लगेगा। फिर अगर हम लोग बात करें डिस्क्रिमिनेशन का, यानी कि वही बात, सिंपल सी बात कि कहीं भी आपको भेदभाव किसी के साथ नहीं हो। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हो, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट और डिस्क्रिमिनेशन, इन सभी चीज़ों को हायर इनकम या मनी से खरीदा नहीं जा सकता। हम लोग पैसा से बहुत चीज़ खरीद तो सकते हैं, लेकिन अगर इक्वल ट्रीटमेंट की बात आएगी, फ्रीडम की बात आएगी, रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी की बात आएगी,
साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेशन का भी बात आएगा। आप लोग देखते होंगे कि कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। बहुत सारे लोग सेम पोजीशन पे रहते हैं लेकिन डिफरेंट कास्ट के होने की वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उनके डेवलपमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आया समझ में? इसे आप नोट कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं। आइए एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं हम लोग। इस एग्जाम्पल में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि एक व्यक्ति है, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जिसे उसके घर से दूर, ध्यान दीजिएगा, फार प्लेस, घर से दूर एक जॉब मिला। अब बात यहाँ ये आती है कि जब भी हम बात करते हैं डेवलपमेंट में कि इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ डेवलपमेंट में कंसीडर की जाती है। तो जब इस व्यक्ति को जॉब मिला तो वो कौन कौन सा चीज़ें होगा जो ये व्यक्ति जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले चेक करेगा, देखेगा। तो आइए समझिएगा बात को। सबसे पहले इनकम होगा, इनकम तो कोई भी व्यक्ति देखेगा ही। उसके बाद बहुत सारी फैसिलिटीज़ देखेगा कि इनकम के साथ साथ उसे और भी फैसिलिटीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही है। फिर वर्किंग एटमॉस्फेयर, जहाँ पे वो व्यक्ति काम कर रहा है उस जगह का एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या ऐसा एटमॉस्फेयर तो नहीं है जिससे उसका हेल्थ खराब हो जाएगा। तो अगर ऐसा एटमॉस्फेयर रहेगा तो वो व्यक्ति वहाँ काम नहीं करेगा। फिर है अपॉर्चुनिटी टू लर्न, यानी उस व्यक्ति को आगे सीखने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब वो व्यक्ति सीखेगा तभी फिर हायर इनकम कर पाएगा और ग्रो कर पाएगा लाइफ में, तभी उसके लाइफ में डेवलपमेंट इन ट्रू सेंस आ पाएगा। फिर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि उसे सुरक्षा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कोई ऐसे क्रिमिनल जगह पे तो कोई काम नहीं किया जा रहा है या ऐसा जगह पे तो कोई काम नहीं करवाया जा रहा है जहाँ उसे प्रॉब्लम हो। ध्यान दीजिएगा। तो द सेम पर्सन, एक पॉइंट और है यहाँ पे कि मान लीजिए कि कोई एक दूसरा व्यक्ति है या वही व्यक्ति है जैसे वही जॉब, ध्यान दीजिएगा, वही जॉब हाई सैलरी के साथ मिल रहा है। कितने? हाई सैलरी के साथ, लेकिन ना तो उसे जॉब सिक्योरिटी मिल रहा है ना ही उसे फ्रीडम मिल रहा है। तो क्या वो व्यक्ति वो काम करना चाहेगा? ये सैलरी तो हाई मिल रही है लेकिन ना जॉब सिक्योरिटी मिल रहा है, मतलब कभी भी उसे काम से निकाल दिया जा सकता है, ना ही किसी भी चीज़ का फ्रीडम मिल रहा है, ना उसे छुट्टी मिल रही है, ना कोई भी चीज़ मिल रहा है, ना पेड लीव मिल रहा है, ना नॉर्मल लीव ही मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में वो व्यक्ति वहाँ काम करना पसंद नहीं करेगा और वो चाहेगा कि जॉब को वो छोड़ दे। अब एक बात का आपको ख्याल रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम डेवलपमेंट या प्रोग्रेस का बात करते हैं तो हम सिर्फ डेवलपमेंटल गोल्स को नहीं देखते, हम मिक्स ऑफ डेवलपमेंटल गोल्स को देखते हैं। मिक्स ऑफ गोल्स का मतलब या मिक्स ऑफ डेवलपमेंटल गोल्स का मतलब हुआ कि हम इनकम के साथ साथ और भी फैसिलिटीज चेक करेंगे जो हमारे डेवलपमेंट में हेल्प करें। तो इसी बात को आपको नोट करना है और नोट में आपको क्या लिखना है, ख्याल नंबर 1 आपको लिखना है और लिखना है फॉर डेवलपमेंट और प्रोग्रेस पीपल लुक्स एट मिक्स ऑफ गोल्स। किस चीज़ को देखते हैं? मिक्स ऑफ गोल्स। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक वुमेन है जो कोई काम कर रही है, पेड वर्क में इंगेज है, तो क्या सिर्फ इस वुमेन के लिए पेड वर्क में इंगेज होना ही डेवलपमेंट हो गया? नहीं, इसके साथ साथ ये वुमेन चाहेगी कि उसे रिस्पेक्ट भी मिले। क्या मिले? रिस्पेक्ट भी मिले। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ आपने देखा कि उस वुमेन के लिए इनकम प्लस रिस्पेक्ट, ये दोनों चीज़ें बेहद ही ज़रूरी थी। तो ये दोनों चीज़ों को अगर हम कंबाइनली देखें तो इसे हम लोग मिक्स ऑफ गोल्स कहेंगे। इसे आप नोट कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग नेशनल डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं। देखिए अब हम लोग नेशनल डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं। इसमें हम लोग 2 चीज़ सीखेंगे। सबसे पहले नेशनल डेवलपमेंट कहते किसको है और दूसरी चीज़ नेशनल डेवलपमेंट में मेन रोल किसका होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं इसका डेफिनेशन पे कि नेशनल डेवलपमेंट कहते किसको है। ध्यान से समझिएगा। नेशनल डेवलपमेंट, ये जो वर्ड है आपको इसी से समझ में आ रहा है कि वैसा डेवलपमेंट जो पूरे नेशन के लिए हो, नेशन के लोगों के लिए हो। तो ध्यान दीजिएगा, नेशनल डेवलपमेंट इज अ टर्म विच इंक्लूड, सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, इम्प्रूवमेंट्स
इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, यानी लोगों के जब लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा तो हम समझेंगे कि वहाँ नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, अगर लोगों की इनकम इंक्रीज होगी या देश का इनकम इंक्रीज होगा, एवरेज इनकम, तो हम कहेंगे कि उस कंट्री में नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है या फिर उस नेशन का डेवलपमेंट हो रहा है। प्रोवाइडिंग सोशल एमिनिटीज, अच्छा अब कोई कंट्री अगर डेवलप्ड रहेगा तो वो सोशल एमिनिटीज जैसे एजुकेशन, मेडिकल केयर, सोशल सर्विस, ये सारी चीज़ जो है बेहतर होगी उस कंट्री का, जो कंट्री अच्छी तरह से डेवलप्ड रहेगा। तो अगर किसी भी कंट्री में एजुकेशन, मेडिकल केयर, सोशल सर्विसेज, ये सब सारी चीज़ें उस कंट्री के सिटीजन को मिल रही है तो इसका मतलब है कि वो कंट्री क्या होगा, नेशनल डेवलपमेंट में काउंट किया जाएगा, या ऐसे बोले उस कंट्री में डेवलपमेंट हुआ है। तो नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि इट इज़ अ टर्म which include improvement in living standard of the people, increase in per capita income, साथ ही साथ एजुकेशन के क्षेत्र में, मेडिकल केयर के क्षेत्र में डेवलपमेंट होना चाहिए। ये जो आप जो पूरा टर्म देख रहे हैं जैसे लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, तो पूरा नेशन वाइड देखा जा रहा है, यानी कि पूरे जो नेशन का जो लोग हैं उनकी बात किया जा रहा है, तो इसीलिए ये नेशनल डेवलपमेंट के टर्म में इंक्लूड किया जा रहा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि नेशनल डेवलपमेंट होगा कैसे, या नेशनल डेवलपमेंट में मेन रोल किसका होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो किसी भी कंट्री में बहुत सारे लोग रहते हैं, डिफरेंट पर्सन रहते हैं, उन सभी व्यक्तियों की जो आइडियोलॉजी होती है, जो सोच होती है, जो थिंकिंग होती है, वो भी अलग होती है। तो किसी व्यक्ति का जो आइडियोलॉजी है वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एडवांटेजियस हो सकता है, यानी अच्छा हो सकता है, और किसी व्यक्ति का जो आइडिया हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज हो, और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उसका जो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आया समझ में? तो इसीलिए कहा गया है कि जो भी कंट्री के डेवलपमेंट की जब भी बात आती है तो बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। जैसे सबसे पहला चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, व्हाट वुड बी बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। जैसे कोई भी काम होगा, कोई भी प्रोजेक्ट होगा, तो उस प्रोजेक्ट को या उस काम को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है जिससे कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, नेशनल डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान हो उस काम का। दूसरी चीज़, वुड द आइडिया बेनिफिट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे न्यू स्कीम्स लाए जाते हैं, प्रोजेक्ट लाए जाते हैं, तो उससे पहले ये देखा जाता है क्या ये देश के बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करेगी, या किसी एक कम्युनिटी या किसी एक ही समाज या बहुत कम लोगों के लिए ही ये स्कीम रह जाएगी। अगर बहुत कम लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा तो फिर नेशनल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कहा द फेयर पाथ ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स मेनी थिंग्स सच एज what would be the better way of doing things and would the idea benefit large number of people। I hope नेशनल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, तो आप इसे नोट कीजिए। फिर हम लोग आगे सीखेंगे कि किसी दो स्टेट को या किसी बहुत सारे स्टेट को या दो कंट्री को हम कैसे कंपेयर करेंगे और ये कैसे बताएंगे कि ये कंट्री इस कंट्री से ज़्यादा डेवलप्ड है या ये स्टेट किसी दूसरे स्टेट से ज़्यादा डेवलप्ड है। ये अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं, इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए हम लोग पांचवा टॉपिक जो है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए जब भी कंपेरिजन की बात आएगी, जब भी किसी भी चीज़ को हम कंपेयर करते हैं तो एक से ज़्यादा कैटेगरी को हम चेक करते हैं कंपेरिजन करने में। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति को कंपेयर करना है तो हम सिर्फ एक कैरेक्टर को नहीं चेक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि एक व्यक्ति हो जो पढ़ने में बहुत अच्छा हो, उसी तरीके से दूसरा जो व्यक्ति है वो स्पोर्ट्स में बेहतर हो, और जो तीसरा व्यक्ति है वो बिजनेस करने में बेहतर हो। तो जब भी हम कंपेयर करेंगे तो एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग चेक करते हैं, दो या दो से ज़्यादा बीच के व्यक्तियों के बीच में जब भी कंपेरिजन होता है। उसी तरीके से अगर स्टूडेंट का बात करें तो मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है जिसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी हो, दूसरा स्टूडेंट है जिसका पॉल साइंस अच्छा हो, और कोई तीसरा स्टूडेंट है जिसका इकोनॉमिक्स अच्छा हो। तो सिर्फ और सिर्फ हम एक
किसी एक चीज़ पर कंपैरिजन नहीं करते हैं। हम जो है जब भी कंपैरिजन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, व्हेन एनीथिंग इज कंपेयर्ड देयर आर डिफरेंट बेसिस ऑफ कंपैरिजन, अलग अलग बेसिस पे हम लोग कंपेयर करते हैं। तो अब ये बात आता है कि जब भी हम किसी कंट्री को कंपेयर करेंगे या स्टेट को कंपेयर करेंगे तो उस जगह पर हम लोग कंपैरिजन का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट होगा क्या चेक करेंगे? तो इसका आंसर है इनकम। हम लोग चेक करते हैं कि कंट्री की इनकम कैसी है। सबसे इम्पॉर्टेंट पहला नंबर पर इनकम आता है। तो जिस भी कंट्री का इनकम हायर होगा वो कंट्री डेवलप्ड कहलाएगा। किससे? जिस कंट्री का इनकम लेस होगा। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात का ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है? कि जब भी हम दो कंट्री या दो स्टेट को कंपेयर करेंगे तो उस कंट्री के टोटल इनकम पे हम लोग कंपैरिजन नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, टोटल इनकम पे हम लोग कंपैरिजन नहीं करेंगे। हम लोग चेक करते हैं एवरेज इनकम। क्या चेक करते हैं? एवरेज इनकम। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई एक शॉप है, शॉप ए और शॉप बी। शॉप ए कमा रहा है 1,00,000 रुपया। कितना कमा रहा है? 1,00,000 रुपया। और शॉप बी कमा रहा है 50,000। लेकिन हाँ, शॉप बी 50,000 कमा रहा है, शॉप ए 1,00,000 कमा रहा है। लेकिन शॉप ए में काम करने वाले लोगों की संख्या 4 है और शॉप बी में काम करने वाले लोगों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो आपको यहाँ दिख तो रहा है कि शॉप ए ज़्यादा पैसा कमा रहा है, लेकिन यहाँ देखिए नंबर ऑफ पीपल क्या है? ज़्यादा है। तो अगर हम लोग एवरेज इनकम निकालेंगे इसका तो शॉप ए में जो एक व्यक्ति की कमाई होगी वो कम हो जाएगा, लेकिन शॉप बी में एक व्यक्ति का जो कमाई होगा वो 50,000 ही रहेगा। तो मैं यहाँ ये समझाना चाहता हूँ कि अगर टोटल इनकम इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि अलग अलग कंट्री में का जो पॉपुलेशन होता है वो अलग अलग होता है। तो हम लोग जब भी कंपेयर करेंगे दो कंट्री या दो स्टेट को तो हम लोग एवरेज इनकम देखते हैं। तो इसे नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एवरेज इनकम किसे कहते हैं। देखिए, एवरेज इनकम को हम लोग देखते हैं। बेसिकली एवरेज आपने पहले भी पढ़ा होगा, क्लास 8-9 में भी आपने मैथ में एवरेज पढ़ा होगा। एवरेज में क्या होता है? टोटल जो भी हम लोग काउंट करते हैं उसको नंबर ऑफ जो जितना टोटल रहता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम लोग कंट्री का एवरेज इनकम निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, कंट्री का जो टोटल इनकम होगा उसको डिवाइड कर देंगे उसके पॉपुलेशन से। इससे क्या निकल जाएगा? वहाँ का एवरेज इनकम निकल जाएगा। और इस एवरेज इनकम को ही क्या कहते हैं हम लोग? पर कैपिटा इनकम। आप लोग अभी सुन रहे होंगे बार बार कि इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। तो इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या हुआ? कि एवरेज इनकम इंक्रीज हो रहा है। एवरेज इनकम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे नंबर ऑफ ये जो टोटल इनकम है इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा? आपका एवरेज इनकम भी इंक्रीज होते जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक 2019 का वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट हम लोग देखते हैं कि जो भी कंट्री 49,300 US$ पर एनम अर्न कर रही है उस कंट्री को हाई इनकम वाला में रखा गया है या रिच कंट्री में रखा गया है। और जो भी कंट्री $2,500 से कम अर्न कर रही है उसे लो इनकम में रखा गया है। और इन दोनों के बीच में जो है उसे लो मिडिल इनकम के बीच में रखा गया है। उस कंट्री को क्या कहा जाएगा? लो मिडिल इनकम, जिसमें अपना इंडिया भी आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो आपको क्या करना है? इसे नोट करना है और अगली स्लाइड में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इनकम एंड अदर फैक्टर। अभी हम लोग देखा कि डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें हम लोग की ज़रूरी होती है, लेकिन जब भी दो स्टेट या कंट्री को हम कंपेयर करते हैं तो उसमें इनकम के साथ साथ और भी क्या क्राइटेरिया होती है जिसे कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। जिसमें नंबर 1 आता है लिटरेसी रेट, फिर आता है स्टूडेंट अटेंडिंग स्कूल, थर्ड नंबर पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, फिर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है और कंबाइनली जब ये चीज़ें चेक किया जाता है तब पता चलता है कि कौन सा स्टेट ज़्यादा डेवलप्ड है।
तो एक एक करके हम लोग इस सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि लिटरेसी रेट किसे कहा जाता है, स्टूडेंट अटेंडिंग स्कूल का मतलब क्या हुआ, फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या हुआ। इन सारी चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। लिटरेसी रेट सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स टू द टोटल पॉपुलेशन एज 7 ईयर्स एंड एबव। यानी जितना भी पॉपुलेशन 7 साल या उससे एबव है, ध्यान दीजिएगा, 7 साल या उससे एबव जितना भी पॉपुलेशन है उसमें परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स कितने हैं, यानी कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। जब आपका पॉपुलेशन 7 साल या 7 साल से एबव होगा तो उसमें फिर हम लोग काउंट करेंगे परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिटरेसी रेट कहते हैं। यानी 7 साल, ध्यान दीजिएगा, 7 साल या उससे एबव जितने भी पॉपुलेशन के लोग हैं उसके टोटल पॉपुलेशन में हम लोग, ध्यान दीजिएगा, टोटल पॉपुलेशन में हम लोग क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ लिटरेट्स की संख्या। उसी को एज अ परसेंटेज जब हम लोग डिनोट करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिटरेसी रेट। सिंपल इसका मतलब है परसेंटेज ऑफ लिटरेट्स टू द टोटल पॉपुलेशन एज 7 ईयर्स एंड एबव। अब देखिए सेकेंड नंबर पे आता है नेट अटेंडेंस रेशियो। ये जो स्टूडेंट अटेंडिंग स्कूल है इसी को हम लोग नेट अटेंडेंस रेशियो से कैलकुलेट करते हैं। अब ये क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी बच्चे 6 से 10 साल के ग्रुप के हैं, ध्यान दीजिएगा, कितने, 6 to 10 ईयर्स के ग्रुप में जितने भी चिल्ड्रन है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, उसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि उसमें से कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी 6 से 10 साल के बीच में जितना भी बच्चा है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, उसमें से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं और फिर हम लोग उसको परसेंटेज में डिनोट करके क्या निकालते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो। उसी को हमने क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 10 that attend a school as a percentage of total number of children in the same age group। यानी मान लीजिए 6 से 10 साल का जो एज है उसमें 1000 बच्चे हैं, कितना, 1000 चिल्ड्रन है। अब इसमें से 500 बच्चा क्या कर रहा है, स्कूल अटेंड कर रहा है। क्या कर रहा है, स्कूल अटेंड। तो इसको एज अ रेशियो क्या लिखेंगे, 500/1000। और जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा आपका, नेट अटेंडेंस रेशियो। आपको आया समझ में। इसमें लिटरेसी रेट में ध्यान रखना है कि एज जो होता है वो 7 ईयर्स और एबव लिया जाता है, लेकिन नेट अटेंडेंस रेशियो में जो भी बच्चे 6 से 10 साल के ग्रुप के होते हैं उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखिए ये क्या कहता है, इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स पर 100 लीव बर्थ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज। ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये नंबर ऑफ डेथ रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ डेथ। मान लीजिए 1000 बच्चों का जन्म हुआ, कितने बच्चों का, 1000 बच्चों का। अब इन 1000 बच्चों में से कितने बच्चे डेथ कर गए, कितने बच्चे डेथ कर गए, नंबर ऑफ डेथ। लेकिन ये जो डेथ किए हुए बच्चे हैं वो 1 ईयर से कम होने चाहिए। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उनका एज क्या होना चाहिए, 1 ईयर से कम होना चाहिए या 1 ईयर होना चाहिए। तब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सिंपल सा मतलब है कि जितने भी बच्चे का डेथ होता है पर 1000 लीव बर्थ पर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब मान के चलिए जिस स्टेट का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होगा वो डेवलप्ड होगा या कम डेवलप्ड होगा, सिंपल सा बात है कि कम डेवलप्ड होगा। क्यों भाई, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बच्चों की डेथ हो रही है। तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसका कारण हो सकता है कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, ये और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, हेल्थ केयर हो सकता है उस स्टेट में बेटर ना हो। तो अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई है किसी स्टेट का तो उस स्टेट में डेवलपमेंट हेल्थ सेक्टर में कम है। अगर नेट अटेंडेंस रेशियो, ध्यान दीजिएगा, और लिटरेसी रेट, ये दोनों इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी कंट्री को अगर डेवलप्ड होना है तो वहाँ की लिटरेसी रेट क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अगर बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो वहाँ की लिटरेसी रेट क्या होगी, हाई होगी, तो वो कंट्री डेवलप्ड होगा। अब देखिए इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स में देखते हैं।
अलग अलग इंडिया के स्टेट का एग्जाम्पल लेते हैं एनसीईआरटी से, और हम लोग कंपेयर करके देखते हैं कि हमारे कंट्री में अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट कौन सा स्टेट बेटर है, किस मामले में, लिटरेसी रेट में कौन सा बेटर है, नेट अटेंडेंस रेशियो में कौन अच्छा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसकी कम है। ये सारे चीज़ को हम लोग एज अ एग्जाम्पल देखते हैं। इससे आप लोग नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, 1 नंबर में भी पूछ सकता है, और इनकम एंड अदर क्राइटेरिया जब भी आएगा कि डेवलपमेंट में इनकम के साथ साथ क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आप लोग लिख सकते हो। लिटरेसी रेट के बारे में, स्टूडेंट अटेंडिंग स्कूल के बारे में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में, साथ साथ हेल्थ और हैप्पीनेस को भी आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। ये 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसे नोट कीजिए। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए 2 इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहला जो एग्जाम्पल्स है उसमें पर कैपिटा इनकम डिस्कस किया गया है। यानी देख, हरियाणा, केरला और बिहार 3 स्टेट को कंपेयर किया गया है, और तीनों स्टेट का पर कैपिटा इनकम दिया हुआ है। ये 2018-19 का रिपोर्ट है, और ये जो डाटा लिखा हुआ है वो रुपीज़ में है। आइए अब हम इसको समझते हैं। क्या बोला गया कि जब हरियाणा की बात की गई तो हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम थी वो 2,36,147 रुपया था, यहाँ रुपीज़ में कर देते हैं। जब केरला को देखा गया तो यहाँ की पर कैपिटा इनकम 2,04,105 रुपया था। लेकिन जब बिहार को कंपेयर किया गया तो यहाँ की पर कैपिटा इनकम 40,982 रुपया था। अब इसका मतलब क्या है समझिएगा। इसको मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन में भी रखा है कि मान लीजिए हम बोलते हैं कि बिहार का पर कैपिटा इनकम 40,982 रुपया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज, अगर हम लोग एवरेज देखा जाए तो बिहार का एक व्यक्ति साल में सिर्फ और सिर्फ 40,982 रुपये कमाता है। उसी तरीके से अगर हरियाणा की बात किया जाए तो हरियाणा का एक व्यक्ति साल में 2,36,147 रुपये कमाता है। तो जब हम तीनों को कंपेयर करें पर कैपिटा इनकम के आधार पर तो सबसे कम पर कैपिटा इनकम बिहार का निकल के आया। तो इसका मतलब है कि पर कैपिटा इनकम के टर्म में बिहार लिस्ट डेवलप्ड है, किससे? हरियाणा और केरला से। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस एग्जाम्पल में भी हरियाणा, केरला और बिहार का ही एग्जाम्पल लिया गया है। इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो को कंपेयर किया गया है। सबसे पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर हम लोग बात करते हैं। हरियाणा का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 30 है, केरला का 7 है और बिहार का 32 है। इसका मतलब है कि हरियाणा में 30 बच्चे की मौत 1 साल कंप्लीट होने से पहले ही हो जाती है। उसी तरीके से केरला में 7 बच्चे का डेथ 1 साल का एज कंप्लीट होने से पहले हो जाती है। और बिहार इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी आगे है, बिहार में 32 बच्चे की मौत 1 साल होने से पहले हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिहार का ज़्यादा है। अब जिस स्टेट का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होगा वो स्टेट लिस्ट डेवलप्ड होगा। उसी तरीके से लिटरेसी रेट को कंपेयर किया जाए तो हरियाणा का लिटरेसी रेट 82, केरला का 94, बिहार का 62। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट केरला का है, यानी केरला में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। उसके बाद हरियाणा में, उसके बाद बिहार में। तो जिस स्टेट का लिटरेसी रेट ज़्यादा वो स्टेट ज़्यादा डेवलप्ड। उसी तरीके से अगर हम लोग नेट अटेंडेंस रेशियो की बात किया जाए तो बिहार में अगर देखा जाए तो 43 है, केरला में 83 और हरियाणा में 61। अच्छा, बिहार में 43 है, इसका मतलब है कि 57 और बच रहे हैं। 100 कंप्लीट अगर हम करें तो आधा से ज़्यादा बच्चे बिहार में स्कूल अटेंड ही नहीं करते हैं। जो 6 से 10 ईयर के ग्रुप एज में होते हैं उसमें 50% से ज़्यादा बच्चे स्कूल अटेंड ही नहीं करते हैं, ऐसा हालत है। तो इस चीज़ को आप लोग एज अ क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, इस एग्जाम्पल से डेवलपमेंट कैसे रिलेवेंट है और आप इस एग्जाम्पल का यूज करके डेवलपमेंट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। आपको ये एक्सप्लेन करने आ सकता है। उसमें आप बताओगे
कि सबसे ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिहार का है, इसलिए वहाँ कि हेल्थ केयर सेक्टर जो है उसको और भी मजबूत करना होगा। लिटरेसी रेट बिहार का कम है तो यहाँ एजुकेशन सेक्टर भी बेटर करना होगा। तो इस तरीके से डेवलपमेंट रिलेवेंट होगा किसके, इस एग्जाम्पल से आप जब कंपेयर करोगे तो। आइए इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे पब्लिक फैसिलिटी क्या कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसे आप नोट कीजिए। और एनसीईआरटी पे क्वेश्चन भी दिया गया है इस एग्जाम्पल पे, आप लोग उसे भी बनाने का कोशिश करेंगे। आइए अब हम लोग पब्लिक फैसिलिटी को डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, वो सारी फैसिलिटी जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है उसे हम लोग पब्लिक फैसिलिटी बोलते हैं। ध्यान से, वो सारी फैसिलिटीज़ जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है उसे हम लोग पब्लिक फैसिलिटी बोलते हैं। जैसे हमें बहुत सारा गवर्नमेंट स्कूल प्रोवाइड किया जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रोवाइड किया जाता है, आप जिस रोड पे चलते हैं वो भी गवर्नमेंट के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पब्लिक फैसिलिटीज़ है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। तो उसी को डेफिनेशन में अगर आप देखना चाहें तो फैसिलिटीज़ विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंसिडर्ड एज पब्लिक फैसिलिटी। वो सारी फैसिलिटी जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया उसे पब्लिक फैसिलिटी में कंसिडर करेंगे। जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, बहुत सारा कम्युनिटी हॉल्स प्रोवाइड किया जाता है फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी का फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें क्या है, पब्लिक फैसिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने पढ़ा कि हरियाणा का जो इनकम है वो ज़्यादा है किससे, केरला से, एवरेज इनकम। लेकिन केरला का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो लो है। इसका मतलब केरला हेल्थ में डेवलप्ड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वहाँ की जो पब्लिक सिस्टम है वो अच्छी है, बेटर पब्लिक सिस्टम है, तब तो वहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लो है। जैसे वहाँ जो है हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस का खास ख्याल रखा गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया, ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया। दैट्स वाई इसको हम लोग पब्लिक फैसिलिटी में कंसिडर करेंगे। अब देखिए हमें पब्लिक फैसिलिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वी नीड पब्लिक फैसिलिटी। लेकिन क्यों हमें पब्लिक फैसिलिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो वो इसीलिए पड़ती है क्योंकि हर एक चीज़ हम लोग पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, या हर व्यक्ति ज़्यादा पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता है। जैसे अब पब्लिक फैसिलिटी में हॉस्पिटल प्रोवाइड किया गया हम लोग को, तो उस हॉस्पिटल में बहुत कम पैसे में इलाज होता है। अब हर एक व्यक्ति के पास ये पॉसिबल तो नहीं है कि बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट ले सके, या हर एक चीज़ हम लोग पैसे से खरीद नहीं सकते हैं। दैट्स वाई हमें पब्लिक फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ी। जैसे अगर हम लोग मनी की बात करें तो मनी कैन नॉट बॉय पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, इन्फेक्टियस डिजीज से हम लोग नहीं बच सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है लोगों की कॉपरेशन के साथ साथ गवर्नमेंट का जब हेल्प मिलता है तब एक बेटर इन्वायरमेंट का क्रिएशन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पब्लिक फैसिलिटी किसे कहते हैं और वाई वी डू नीड पब्लिक फैसिलिटी। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ते हैं, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद हम लोग एक नोट इम्पॉर्टेंट सा पढ़ेंगे और एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इससे आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं। आइए हम लोग सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं। चाहे हम लोग सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट बोले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोले, या सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोले, सभी लगभग एक ही टर्म्स हैं। और जब भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होगी आपको दो इम्पॉर्टेंट टर्म आपको याद रखना है, या दो चीज़ें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में याद रखना है। सबसे पहली चीज़ कि डेवलपमेंट इस तरीके से हो कि वो हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे। सबसे पहली चीज़ कि डेवलपमेंट इस तरीके से हो कि वो हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज ना करे। दूसरी चीज़ कि डेवलपमेंट करने के चक्कर में हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना कर दे कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचे।
यानी डेवलपमेंट हमें इस तरीके से करना है ताकि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है, आने वाला जनरेशन है, उनके जो नीड्स हैं वो भी पूरा हो सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये दो ही इंपॉर्टेंट बात की गई है। इसके डेफिनेशन को देखते हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स, इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, यानी डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी डैमेज ना पहुंचे। दूसरी चीज़, डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट, यानी जो अभी प्रेजेंट टाइम में डेवलपमेंट हो रहा है, शुड नॉट कंप्रोमाइज विथ द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। जो हमारे प्रेजेंट टाइम में डेवलपमेंट हो रहा है वो फ्यूचर जनरेशन के नीड्स के साथ कंप्रोमाइज नहीं करे। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं अपने कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में, उसके कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, इंक्रीज्ड यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब वो रिसोर्सेज जो हमें अनलिमिटेड मात्रा में मिले हुए हैं, जो कभी, जिसको हम लोग बार बार रिन्यू कर सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी, ध्यान दीजिएगा, सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। अब देखिए सोलर एनर्जी से हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे जो फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे हम लोग कोल से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ, अगर कोल तो लिमिटेड है, नॉन रिन्यूएबल है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ हम कोल का यूज करेंगे तो हमारा फ्यूचर जनरेशन को कोल नहीं मिल पाएगा, तो और भी चीज़ों के लिए वो कोल का यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, तो हमारे फ्यूचर जनरेशन को कोई तकलीफ नहीं है, साथ ही साथ हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा। उसी तरीके से लेस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, वही बात है, फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या आते हैं, मेनली कोल और पेट्रोलियम आता है, तो उसका हमें लेस यूज करना है। जैसे आज हम लोग पेट्रोल और डीजल का यूज करके जो भी व्हीकल चलाते हैं, उसके जगह बायोगैस आ रहा है, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें पेट्रोलियम की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। थर्ड है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उससे जो डेवलपमेंट होगा वो फ्यूचर जनरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। कैसे, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, उससे क्या हो रहा है, लैंड अनफर्टाइल हो रहा है। अब लैंड जब अनफर्टाइल होगा तो आने वाले जनरेशन उस पर खेती नहीं कर पाएंगे, उस पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो हमारा लैंड क्या होता है, अनफर्टाइल नहीं होता है, तो आने वाले जनरेशन को फार्मिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस स्टेप को अपना के हम क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें ग्लोबल वार्मिंग को भी रिड्यूस करना है। जैसे हम लोग आजकल ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे हार्मफुल गैसेस जो है ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो ओजोन लेयर, जिससे हार्मफुल गैसेस निकलती है, ओजोन लेयर डिप्लीट होता है, तो उन सारी चीज़ों का यूज हमें कम करना चाहिए, जिससे आने वाले फ्यूचर जनरेशन का भी नीड सेव हो सके, साथ ही साथ इन्वायरमेंट भी हमारा सेव रहे, डैमेज नहीं हो। तो ये कॉन्सेप्ट था सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का, इसे नोट कीजिए। अब हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट यूएनडीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ देखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस पर कभी कभी शॉर्ट नोट लिखने आता है। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसे पब्लिश किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री शो किया रहता है। क्या कि जो अलग अलग कंट्री का जो डेवलपमेंट लेवल है वो इंडिकेट किया जाता है, किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। और जो ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या शो रहता है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, और ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा। एक इम्पॉर्टेंट चीज बात है कि जब भी यूएनडीपी, ध्यान दीजिएगा, यूएनडीपी जब भी
अलग अलग कंट्री को कंपेयर करती है डेवलपमेंट के बेसिस पर, डिफरेंट कंट्री को जब भी कंपेयर करती है डेवलपमेंट के लिए, तो वो 3 चीज़ों का ख्याल रखती है। सबसे पहले एजुकेशन का, फिर हेल्थ का, और लास्ट में पर कैपिटा इनकम का। यानी ये तीनों चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और जो ये रिपोर्ट आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, इसमें एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम के आधार पर लेवल ऑफ डेवलपमेंट बताया जाता है। लेकिन जो हमारी वर्ल्ड बैंक है, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो वर्ल्ड बैंक है वो सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम, जब भी ये कंपेयर करता है अलग अलग कंट्री को डेवलपमेंट के लिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम का ध्यान रखता है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो रिपोर्ट आता है, जो यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश किया जाता है, उसमें तीनों चीज़ रहता है, एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम। अब जो है हम लोग इस चैप्टर को इंड एक बहुत ही रैपिड फायर क्वेश्चन से करते हैं। एनसीईआरटी का एक ऐसा क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे आप नोट कीजिए, फिर हम उस क्वेश्चन को विथ आंसर डिस्कस करेंगे। आइए इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन का और इसके आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए ये क्वेश्चन को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि द अर्थ हैज़ इनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल। यानी अर्थ के पास इनफ रिसोर्सेज है सभी लोगों के ज़रूरत पूरा करने का, लेकिन इतना भी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि वो किसी एक इंसान के ग्रीड को भी पूरा कर सके। ग्रीड मतलब लालच। अगर कोई व्यक्ति लालच करता है तो उसके लालच को पूरा करने के लिए अर्थ के पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन अर्थ के पास इतना इनफ जरूर रिसोर्सेज है कि वो हर एक व्यक्ति की नीड को पूरा कर सके। ये स्टेटमेंट जो है एक बहुत ही महान व्यक्ति के द्वारा दिया गया। आप बुक में सर्च कीजिएगा या गूगल सर्च कीजिएगा, आपका ये HW रहा। अच्छा, अब ये जो स्टेटमेंट है वो डेवलपमेंट के डिस्कशन से कैसे रिलेवेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये जो स्टेटमेंट है वो डेवलपमेंट के डिस्कशन से कैसे रिलेवेंट है। ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी आएंगे, आपका मिड टर्म एग्जाम में भी आएगा, सारे एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन बहुत रेगुलर बेसिस पे पूछा जाता है। तो आइए इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। तो आंसर में हम लोग सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि इट मीन्स दैट अर्थ हैज एबंडेंट रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड। यानी अर्थ के पास भरपूर मात्रा में रिसोर्सेज है हर एक व्यक्ति के नीड को सेटिस्फाई करने का, लेकिन हम लोग अपने ग्रीड में, हम लोग अपने लालच में वी आर यूजिंग इट इनडिस्क्रिमिनेटली एंड एक्सप्लॉइटिंग मोर एंड मोर रिसोर्सेज। यानी हम लोग अपने लालच के कारण जो रिसोर्सेज अर्थ हमें प्रोवाइड करती है उससे हम लोग इनडिस्क्रिमिनेट वे में यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं और सारे रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि किसी भी रिसोर्सेज का अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा यूज करें तो उसे एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। पहला पॉइंट ये। अच्छा, हम लोग कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं ज़्यादा रिसोर्सेज का अपने ग्रिड में आके देखिए। वी आर प्रोमोटिंग एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन हम लोग करते हैं, ज़्यादा पेड़ की कटाई करते हैं, ओवर ग्रेजिंग कभी कभी करवा देते हैं हम लोग। फिर हम लोग ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर का ओवर यूज कर लेते हैं, प्लास्टिक का यूज करते हैं हम लोग। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग थर्ड पॉइंट देखें तो एक्सप्लॉयटेशन का मतलब, ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग एक्सप्लॉयटेशन करते हैं रिसोर्सेज का, उससे क्या होता है, सिर्फ हमारा इन्वायरमेंट ही हार्म नहीं होता है, उसके साथ साथ फ्यूचर जनरेशन को भी थ्रेट पहुंचता है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर जनरेशन के पास वो सारी रिसोर्सेज नहीं मिल पाती है। फिर हम लोग फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि इफ़ फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेड, अगर हमारा फॉसिल फ्यूल्स एग्जॉस्ट हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल्स ख़त्म हो जाएगा, तो जो भी सारे कंट्री का जो डेवलपमेंट है बहुत ही बड़े हाई रिस्क पे आ जाएगा। क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स
बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन इनडिस्क्रिमिनेट वे में अगर हम लोग यूज करते हैं अपने ग्रिड में आके, तो हर एक कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही बेहद रिक्सी हो जाएगा, बहुत रिस्क पे पहुंच जाएगा। फिर लास्ट में हम लोग कहते हैं इसीलिए देयर इज़ अ नीड फॉर कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। हमें रिसोर्सेज का कंजर्वेशन की ज़रूरत है, प्लस जो भी रिसोर्सेज हमें अर्थ के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उससे हम लोग जुडिशियस वे में यूज करें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसे आप लोग नोट कर सकते हो। और इसके साथ साथ ये जो हमारा पहला चैप्टर था डेवलपमेंट खत्म हुआ। अब आप लोग आसपास में, पड़ोस में, घर में, सभी जगह मिठाई बंटवाइए, ढोल बजवाइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही सिंपल चैप्टर, बहुत ही बटरी तरीके से मक्खन की तरह आपका समाप्त होता है। अब आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन, किसी भी अदर बुक का क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो और सारे क्वेश्चन आपका बनेगा। और इसी के साथ दैट्स ऑल। मेरे चैनल लर्निंग गुप्ता को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए, और कमेंट में अगर कोई क्वेरी पूछनी है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।